नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। अगर तुम आजीवन सुखी रहना चाहती हो तो अपनी ससुराल वालों, खासकर अपनी नंदों और देवरों से भरसक दूरी बनाए रखो। मैं उन्हें पहली नज़र में ही पहचान गया था कि वे एक नंबर के कंजूस व मक्खी चूस किस्म के लोग हैं। यदि तुमने मेरा कहना नहीं माना तो वे हरामखोर निठल्ले एक दिन तुम्हारे सीने पर मूंग दलेंगे। इतना ही नहीं, वे दरिद्र जन तुम्हारा सारा हक भी मार लेंगे। तुम्हारे दकियानूसी पति को बेवकूफ़ी का वे पूरा फ़ायदा उठाएंगे। शांताराम ने अपनी नवविवाहिता बहन को समझाने और ससुराल वालों के खिलाफ उसके मन में जहर की पहली डोज डालने की कोशिश की। उसने फिर कहा, तुम्हें गलती से हमने ऐसे परिवार में ब्याह दिया है जहाँ एक भाई कमाता है, बाकी तोन पर हाथ फेरते हुए बस डेढ़ सेर खाते हैं। तेजेंद्र के सिवा तो वहाँ कोई कुछ करता ही नहीं। माँ पहले ही काल विकलित हो चुकी है और बाप रिटायर्ड हो चुका है, जिसका घर से कुछ भी लेना देना नहीं है, जबकि बड़ा भाई अपने परिवार में बीवी बच्चों के साथ मस्त है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब आपस में लड़ मर रहे हैं। एक बात मैं कहूँ, यह परिवार कई प्रकार से कमज़ोर है और तुम इस कमज़ोरी का खूब फ़ायदा उठा सकती हो। आखिर पढ़ी लिखी लड़की हो, कम से कम अपनी अक्ल का थोड़ा तो इस्तेमाल करो और इस परिवार का बेड़ा गर्क करो। नाम तो उसका ज्योतिरिंद्र था, पर सब उसे जुगनी ही कहते थे। जुगनी बोहें चढ़ाती हुई मुस्कुरा उठी, भैया मैं अब कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। इन 7 दिनों में सब कुछ देख चुकी हूँ, सब समझ चुकी हूँ। अब मुझे क्या करना है यह भी तय कर चुकी हूँ। देखना, मैं ससुराल में इतनी साजिश रचूंगी और इतनी तिकड़म आजमाऊंगी कि तेजेंद्र खुद ब खुद उनसे दूरी बनाकर रहने लगेगा। तेजेंद्र तो मेरी तरेरती निगाहों के आगे कठपुतली की तरह नाचता फिरेगा। और हाँ, ससुरालियों के मन में भी एक दूसरे के प्रति इतना जहर भरूंगी कि वे एक दूसरे के जाने दुश्मन बन जाएंगे। शांताराम बहन के इस अंदाज में शेखी बघाने पर फक्र करते हुए आश्चर्य से भर उठा। ससुराल में कदम रखते ही तुम्हारी छठी इंद्रिय काम करने लगी है। पहले तो तुम गधी थी, तो भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा पति कम अकल और लकीर का फ़कीर है। थोड़ा बहुत साहित्य क्या लिख लेता है, वह खुद को तुलसीदास और शेक्सपियर समझने लगा है, पर वह है पूरा डपोर शंख। खुद को भौतिकवाद से दूर रखने का पाखंड खूब कर लेता है। दरअसल तुम्हारे सारे ससुराल वाले कंजूस और लीचड़ हैं। तुम्हारा तेजेंद्र भी दांत से पैसा दबाए रखता है। ऐसे लोग कूप मंडूक होते हैं और उन्हें विरासत, परंपरा, तहजीब जैसी गैर ज़रूरी बातों से ज़्यादा लगाव होता है। उसे समझाना होगा कि अब उसका अपना परिवार है और इसी के लिए जीना व मरना है। माँ बाप और भाई बहन के लिए ज़िंदगी तबाह करने की ज़रूरत नहीं है। वे कमीने तो उसकी शादी के बाद से ही पराए हो गए हैं। अब उसके अपने हैं तो केवल हम ससुराल वाले। जुगनी उसकी हर बात पर ध्यान देती हुई संजीदा होती जा रही थी। बेशक ससुराल में कदम रखते ही नई बहू के तेवर तीखे हो गए। अभी हफ्ता भर ही तो हुआ है जुगनी और तेजेंद्र की शादी हुए। तेजेंद्र के भाई बहनों ने उसकी शादी में बड़े उत्साह से सभी कामों को अंजाम दिया था और नए रिश्तेदारों के साथ वे बड़ी गंभीरता व शालीनता से पेश भी आ रहे थे। बहनों में बड़ी नंदिनी तो इतनी खुश थी कि वे पंख उगाए गौरैया के चूजे की भांति घर से बाहर तक फुदकती फिर रही थी और जो भी मिलता उससे कहती जा रही थी, अब घर में माँ के बाद उनकी कमी को मेरी दूसरी भाभी पूरी करेंगी। हम सब उन्हें भाभी नहीं भाभी माँ कहकर पुकारेंगे। इतने मिलजुल कर और प्यार से रहेंगे कि अपने मतलबी रिश्तेदारों और जिगरी दोस्तों के मन में भी हमारे लिए बेहद ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। उसने तेजेंद्र से कहा, भैया अभी भाभी को मुंबई मत ले जाना, जब महीने भर बाद अगली बार आना तो ले जाना। अभी तो हमें इनसे दिल मिलाकर मेलजोल बढ़ाना है। पर जुगनी को नंदिनी का प्रस्ताव बिल्कुल अटपटा सा लगा। उसने तुरंत तेजेंद्र को बेडरूम में ले जाकर समझाया, अभी मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी। क्या हम हनीमून पर नहीं चलेंगे? अगर हनीमून पर नहीं जाना है तो मुझे मुंबई अपने साथ ले चलो, वरना मुझे कुछ समय के लिए मायके में ही छोड़ दो। जब दोबारा मुंबई से आना तो मुझे अपने साथ ले जाना, लेकिन मेरा निर्णय कान खोल कर सुन लो, मैं यहाँ हरगिज़ नहीं रहने वाली। तेजेंद्र चिंता में पड़ गया। उसे जुगनी का स्वभाव एकदम अटपटा से लग रहा था। बहरहाल उसने सोचा कि अभी जुगनी को ऐसे नाखुश करना उचित नहीं होगा।
सो उसने नंदिनी को समझाया कि वे अभी जुगनी को यहाँ रुकने के लिए ना कहे, और वे मान भी गई। पर जुगनी तो मन ही मन खुश हो रही थी कि तेजेंद्र तो बड़ी सहजता से उसकी बात मान लेता है। बेवकूफ़ है तो क्या हुआ, अपने परिवार वालों के बीच मुझे अहमियत तो देता है, गोबर गणेश कहीं का। उसके बाद वे मुंबई के लिए अपनी अटैचियाँ व ज़रूरी सामान पैक करने लगी। विवाह के समय मायके से जो उपहार मिले थे, जब तेजेंद्र उन्हें घर पर ही छोड़कर जुगनी के साथ मुंबई जाने को तैयार होने लगा तो वह एकदम से बौखला उठी। तेजेंद्र, यह तो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। क्या मेरे घर वालों ने इतने ढेर सारा दान दहेज गिफ्ट वगैरह तुम्हारे निठल्ले भाई बहनों को ऐश करने के लिए दिए हैं? कम से कम टीवी, फ्रिज और बैग तो अपने साथ ले चलो। तेजेंद्र ने जुगनी से अचानक ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं की थी, लिहाजा उसने ठंडे दिमाग से उसे समझाया। जुगनी, मुझे तुम मिल गई, यह मेरे लिए बहुत कुछ है। सामान को तो गोली मारो। बहरहाल इतना ढेर सारा सामान लाद कर हम मुंबई जाएंगे तो कैसे जाएंगे? इन्हें यहीं छोड़ दो, वहाँ हम अपने बलबूते पर सेटल होंगे और ये सारे सामान खुद खरीदेंगे। तुम्हें तो पता ही है मेरी अच्छी तनख्वाह है, इनसे कहीं बेहतर क्वालिटी के सामान वहाँ किस्तों में खरीद लेंगे। जुगनी इतराने लगी। अच्छा, क्या मेरे मायके से आए सामान A1 क्वालिटी के नहीं हैं? तेजेंद्र समझ गया कि जुगनी और उसके परिवार वाले दुनियादारी व सामान के पीछे जान भी दे सकते हैं। छोटे शहरों के लोगों में विलासिता के साजो सामान खरीदने की ललक तीव्र होती है। उसे एहसास हो गया कि जुगनी के मन में क्या चल रहा है। वह समझ गया कि जुगनी के लिए मानवीय रिश्तों की कोई खास अहमियत नहीं है। लिहाजा उस पल तेजेंद्र के चेहरे पर आए हाव भाव को पढ़कर जुगनी को लगा कि अभी उसे ऐसा अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए। वह कोई तरकीब सोचने लगी ताकि उस पर कोई दोष भी न आए और उसके मन की मुराद भी पूरी हो जाए, यानी उसके मायके का सारा सामान और उपहार उसके कब्जे में आ जाए। उसने एकांत में जाकर झट मायके अपनी अम्मा को फ़ोन लगाया तथा उन्हें सारी बात से अवगत कराया और मुंबई रवाना होने से पहले उन्हें और बाबूजी को मिलने जुलने के बहाने फ़ोन पर ही ठीक एक दिन पहले बुला लिया। अम्मा ने आते ही कमर कस ली। जुगनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। देखो मैं किस तरह से सारा दान दहेज तुम्हारे साथ मुंबई भिजवाती हूँ। एक तो लीचर ससुरालियों ने दहेज की सारी रकम ऐंठ ली, दूसरे अब वे सारा दान दहेज और गिफ्ट भी हजम कर लेना चाहते हैं। अम्मा ने बाबूजी को बड़गलाना शुरू कर दिया। अजी सुनते हो, आप कान में रुई डालकर सोना बंद करो। देखो तुम्हारे गाढ़े पसीने की कमाई पर गैरों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। बाबूजी के कान खड़े हो गए। वह कैसे? वह ऐसे कि जुगनी की शादी में जो सामान तुमने इतने जतन करके दिए हैं, तेजेंद्र उन्हें अपने भाई बहनों को सौंपकर खाली हाथ ही मुंबई जा रहा है। अब भला मेरी बिटिया टीवी, फ्रिज के बगैर एक पल को भी कैसे रह पाएगी? तेजेंद्र तो रोज ड्यूटी बजाने ऑफिस को चला जाया करेगा, जबकि मेरी गुड़िया घर में अकेली दीवारों पर रेंगती छिपकलियाँ देखकर ही सारा समय काटेगी। तेजेंद्र के भाई बहन दहेज के सामान पर जोक की तरह चिपके हुए हैं। उसने तो दहेज में मिला स्कूटर पहले ही अपने भाई परमेन के हवाले कर दिया है। बाबूजी अपनी पत्नी के बहकावे में आने से पहले थोड़ी बहुत जो समझदारी दिखा सकते हैं, वह उसे बातें करने के बाद पल भर में उड़न छू हो जाती है। वे अच्छी तरह समझ रहे थे कि उनकी पत्नी उन्हें जुगनी के ससुराल वालों के खिलाफ बरगला रही है। वे उधेड़-बुन में खो गए। चलो तेजेंद्र के पापा से बात कर ही लेते हैं। भले ही उन्हें और उनके परिवारजनों के गले से मेरी बात नीचे ना उतरे, पर उन्हें तो मानना ही होगा कि वे दहेज का सारा सामान तेजेंद्र के साथ रवाना कर दें, वरना जुगनी की अम्मा उनकी जान खा जाएगी। उनके परिवार वालों को बुरा लगता है तो लगने दो। बाबूजी का मन अभी भी हिचक रहा था। रात को अम्मा ने उन्हें गहरी नींद से जगाकर फिर उन पर दबाव बनाया। पौ फटते तेजेंद्र के बड़े बुजुर्ग से बात कर लेना, क्योंकि कल शाम की ट्रेन से जुगनी और तेजेंद्र को मुंबई के लिए कूच करना है। सो सुबह जब बाबूजी उठे तो वे हिम्मत बटोर कर चाय की चुस्की लेते हुए तेजेंद्र के पापा से मुखातिब हुए। भाई साहब, अब आपका बेटा तेजेंद्र घर वाला गृहस्थ बन गया है। मुंबई में अपनी बीवी के साथ रहेगा। उसके यहाँ यार दोस्तों का आना जाना होगा। इस बार अपनी दुल्हन को लेकर पहुँचने पर वे उससे पूछेंगे कि तेजेंद्र, ससुराल से तुम्हें क्या मिला है? तब तेजेंद्र उनसे क्या कहेगा कि दहेज तो बाप के घर छोड़ आया हूँ, बस बीवी लेकर आया हूँ। वे तो समझेंगे कि बेटे का बाप तो कंगला है, जिसने उसे एक धेला भी नहीं दिया, मुफ्त में अपनी बेटी उसके गले मट दी। सच, यह सोचकर मेरा दिल शर्म से डूबा जा रहा है। बेटी के बाप की तो नाक ही कट जाएगी। सो मेरी आपसे विनती है कि तेजेंद्र को अपने साथ कुछ सामान जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह ले जाने की इजाज़त ज़रूर दे दीजिए, जिन्हें वे अपने महल्ले वालों और दोस्तों को दिखा सके
कि हाँ, किसी फटीचर खानदान में उसकी शादी नहीं हुई है। बाबूजी ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी बात को इतने सलीके से पेश किया था कि तेजेंद्र के पापा से प्रतिक्रिया में कुछ भी कहते नहीं बना। वे हकला उठे। मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? वहाँ उपस्थित तेजेंद्र का छोटा भाई प्रेमेंद्र भी बोल उठा। हाँ हाँ, अगर भाई साहब ये सामान खुद ले जाने में सक्षम हों तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम तो सोच रहे थे कि भाभी जी का सामान हम खुद धीरे धीरे मुंबई पहुंचा देंगे। इसी बहाने मुंबई भी आना जाना बना रहेगा। जुगनी ने सोचा, अगर दहेज का सामान अभी हमारे साथ चला जाएगा तो उन कमीनों द्वारा फजूल में मुंबई आकर मेरा दिमाग खराब करने से छुटकारा भी मिल जाएगा। उस वक्त बाबूजी अम्मा का मुंह ताकने लगे, जैसे कि कह रहे हों कि तुम तो कह रही थी कि दहेज का सारा सामान तेजेंद्र के घर वाले हड़पना चाहते हैं, जबकि वे सभी सारे सामान को तेजेंद्र के साथ सहर्ष भेजने को तैयार हैं। अम्मा ने उनके हाव भाव को कनखियों से देखा और मुंह बिचका लिया। तुम्हें जो मगजमारी करनी है वह करो, हमें तो दहेज का सामान बस मुंबई रफा दफा करना है। इस दरमियान जुगनी की अम्मा का मुंबई आना जाना अधिक बढ़ गया था। वह जुगनी को ससुराल से भरसक दूरी बनाए रखने के लिए सचेत करती रहती थी। इसके लिए नए नए तौर तरीके भी वह उसे बताती रहती थी। एक दिन उसने जुगनी से कहा, अगर तेजेंद्र के मन में अपने भाई बहनों के प्रति लगाव बना रहेगा तो उसे उनकी आर्थिक मदद भी करनी पड़ेगी। सो तुम्हारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि उनके बीच संबंधों में दरार बढ़ती जाए। अभी तो उसकी तीनों बहनें अनब्याही हैं। उनकी शादी के लिए तेजेंद्र को ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसके पापा तो कुछ भी करने से रहे। एक दिन उसने जुगनी से कहा, कुछ ऐसे गंभीर हालात पैदा करो कि तेजेंद्र की बहनें कुंवारी ही बूढ़ी हो जाएं। इससे तुम्हें फ़ायदे होंगे। एक तो तेजेंद्र को उनकी शादी पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। दूसरे, तेजेंद्र के कमीने परिवार की सारे समाज में थू थू हो जाएगी। पर तेजेंद्र ने तो संकल्प ले रखा था कि वह अपने सहोदरों की जीवन नैया पार लगाकर ही दम लेगा। इस बीच प्रेमेंद्र ने तेजेंद्र को नंदिनी की शादी से संबंधित बातचीत करने और इस बाबत अन्य बंदोबस्त करने के लिए आने का आग्रह किया। जब अम्मा को इस बारे में पता चला तो उसने जुगनी को दिन रात बरगलाया, बिटिया, तेजेंद्र को किसी भी कीमत पर नंदिनी की शादी के बारे में बातचीत करने के लिए उसके घर मत जाने देना। इस तरह जिस शाम तेजेंद्र को ट्रेन पकड़नी थी, जुगनी दहेज के मुद्दे पर उससे झगड़ बैठी। उसने तेजेंद्र से कहा, जब तक तुम दहेज में मिला स्कूटर प्रेमेंद्र से छीनकर वापस नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारे कमबख्त भाई बहनों के पास जाने नहीं दूंगी। फिर उसने उसके पर्स से रिजर्वेशन टिकट निकालकर फाड़कर चिंदी चिंदी कर दिया। झगड़े पर उतारू औरत के सामने वह बेबस हो गया। दूसरी और तीसरी बार भी जब वह नंदिनी के लिए लड़का देखने जाने की तैयारी में था तो जुगनी ने उसे इसी तरह घर न जाने के लिए मजबूर कर दिया। तेजेंद्र तो जुगनी के जोर शोर से शोर मचाने के कारण ही सहम जाता था। महल्ले वालों में शोर मच जाएगा तो उसी की बदनामी होगी। गलती भले ही औरत की हो, दुनिया पुरुष को ही दोषी ठहराती है। जुगनी ने उसकी कमज़ोरनेस पहचान ली थी और जब जब वह किसी ऐसे निहायत ज़रूरी काम से अपने पैतृक घर जाने का मन बनाता, जुगनी शोर मचाने लगती और तेजेंद्र खामोश होकर बैठ जाता। वह उसकी कमज़ोरनेस पर हाथ रख देती। इस बीच तेजेंद्र ने मुंबई से फ़ोन करके अपने हाथ खड़े कर दिए। प्रेमेंद्र, तुम्हारी भाभी मुझे तुम लोगों के लिए कुछ भी करने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी ना कर पाने के लिए मजबूर हूँ। थक आकर प्रेमेंद्र ने खुद नंदिनी के लिए एक रिश्ता तय किया, वह भी बड़ी अफरा तफरी में, क्योंकि उसकी उम्र शादी के लिहाज से ज़्यादा हो रही थी। नंदिनी की शादी हुई पर अफसोस कि सफल नहीं रही। यह सब हताशा में उठाए गए कदमों के कारण हुआ। किसी को क्या पता था कि जिस लड़की के साथ नंदिनी का विवाह हुआ है उसका पहले से किसी औरत के साथ नाजायज़ संबंध है, जिससे उसकी एक संतान भी है। अम्मा को जब जुगनी से बात पता चली तो वह फूली न समाई। चलो, उस कमीने परिवार की बर्बादी शुरू हो गई है। अब उनकी बर्बादी का मंजर हम तसल्ली से देखेंगे। कमीने प्रेमेंद्र को खुद पर कितना गुरूर था। हमारे दहेज का स्कूटर हथियाने का उसे अब अच्छा दंड मिला है। उसकी बहनों ने भी दहेज का सामान कब्जा कर बहती गंगा में खूब हाथ धोया। अब उनकी मांग में कभी सिंदूर नहीं सजेगा। यह मेरी साजिश है। उन सबका ऐसा सत्यानाश हो कि वे फिर कभी आबाद ना हो सके और तेजेंद्र का सारा खानदान मटिया मेट हो जाए। इधर कोई 3 वर्षों तक जुगनी गर्भवती नहीं हुई तो मायके वालों को चिंता हो गई कि कहीं तेजेंद्र नामर्द या नपुंसक तो नहीं है। अम्मा के सिखाने पर जुगनी ने पड़ोस में ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि कमी तेजेंद्र में है। तो उसने जुगनी की आंखों में झाँक कर देखा। बिटिया, कोई खास बात है क्या? वह आंखें नचाते हुए बोल पड़ी। अम्मा,
मुझे तो लगता है कि तेजेंद्र का अपने ही ऑफिस में किसी लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर चल रहा है, वरना शादी के 3 वर्षों बाद भी। पर सच्चाई यह थी कि तेजेंद्र बड़ी सावधानी बरतता था और कुछ वर्षों तक बाल बच्चों की जिम्मेदारियों से दूर रहना चाहता था। बहरहाल जब वे वापस मायके आई तो तेजेंद्र के बड़े भाई कमलेंद्र उसे अपने शहर लेने आ गए। उन्होंने अम्मा से कहा, मम्मी जी, जुगनी को कुछ दिन मेरे यहाँ भी रहने के लिए भेज दीजिए। बच्चे अपनी छोटी आंटी से मिलने के लिए बेचैन हैं। अम्मा तो कमलेंद्र की शक्ल सूरत और कीरत सीरत पर पहले से ही फिदा थी और कई बार यह भी तमन्ना कर चुकी थी कि काश जुगनी को कमलेंद्र जैसा पति मिला होता। सो उसने कोई नानुकुर किए बिना कमलेंद्र के साथ जुगनी को विदा कर दिया, जहाँ वह उसके और उसके परिवार के साथ 2 हफ्ते रही। कुल मिलाकर अम्मा तो इसी बात से बेहद खुश थी कि चलो अपने पति तेजेंद्र के साथ रहकर जुगनी भले ही खुश न रह पा रही हो, मायके आकर कुछ दिन प्रसन्नचित्त तो हो जाती है। यहाँ वह अपने जीजा और तेजेंद्र के बड़े भाई के साथ कुछ दिन गुजार कर चैन सुकून की सांस ले पाती है। उसने उससे कहा भी, जुगनी, कभी कभार मायके आकर रह जाया करो, मन बहल जाया करेगा। करम चले तेजेंद्र से दूर रहकर थोड़ी सी राहत तो तुम्हें मिल ही जाती है। यहाँ रहोगी तो हमारे प्रयास से तुम पेट से भी हो सकोगी। हम जल्दी ही मौलवियों, ज्योतिषियों, कर्मकांडियों और तुम्हारे जीजा जी के प्रयास से कुछ न कुछ करने में सफल हो ही जाएंगे। अब तो तुम्हारे जेठ भी तुम में बहुत दिलचस्पी लेने लगे हैं। वे तुम्हारे लिए बड़े चिंतित रहते हैं। कहते हैं कि जुगनी को तेजेंद्र के रूप में नालायक शौहर मिला है। वापस मुंबई लौटकर जुगनी बहुत खुश थी। तेजेंद्र ने उससे कई बार उसकी खुशी का राज जानना चाहा। वह बार बार एक ही बात कहती, तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? तेजेंद्र मायूस हो जाता, मुझे जलन क्यों होने लगी? क्या मुझे तुम्हारी खुशी में शामिल होने का हक नहीं है? तब वह तुनक उठती, तुम्हें तो असली खुशी अपने भाई बहनों के साथ मिलती है। तुम्हें तो उन्हीं से शादी कर लेनी चाहिए थी। वह चुप हो जाता, फजूल में बात का बतंगड़ बनाने से क्या फ़ायदा। मायके से लौटने के बाद जुगनी के तेवर बदले बदले से थे। वह बार बार तेजेंद्र से उसकी तनख्वाह और खर्च के बारे में पूछने लगी थी। पहले तो तेजेंद्र झल्ला गया, फिर उसने शांत मन से बतलाया, मैं तो खर्चे का पैसा यथास्थान डब्बे में डाल ही देता हूँ, जहाँ से जिसे जितनी ज़रूरत हो निकाल सकता है। कभी मैंने यह नहीं पूछा कि किस मद में कितना पैसा खर्च हुआ है। तुम्हें भी अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए पर्याप्त पैसे दे देता हूँ, फिर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? घर के लिए कमाता हूँ और घर पर ही खर्च करता हूँ। मेरी कोई ऐसी वैसी नाजायज़ आदत तो है भी नहीं कि पैसे का दुरुपयोग करूँ। हाँ, तुम जब चाहो मुझसे हिसाब ले सकती हो। जुगनी आवेश में आ गई, हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तुम झूठे नंबर 1 हो। सारा पैसा अपने घर, अपने भाई बहनों को भेज देते हो। तभी तो हमें इतनी तंगहाली में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। उन कमीनों ने तुम्हारे ऊपर जादू करके तुम्हें अपने वश में कर रखा है। रोज़ रोज़ के ऐसे ताने सुनकर तेजेंद्र गुस्से में आ जाता। वह सोचता कि इतने रुपए खर्च करने और इतने आराम ऐश से रखने पर भी जुगनी की शिकायत बनी रहती है, पर वह कोई जवाब दिए बिना ऊपर छत पर चला जाता। जुगनी के मायके से आने के बाद कोई 2 हफ्ते ही गुजरे होंगे कि उसका जी मितलाने और सिर दर्द तथा बुखार आने की वजह से तेजेंद्र उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सारे चेकअप करने के बाद बताया कि जुगनी गर्भवती है। डॉक्टर की घोषणा पर तेजेंद्र झूम उठा, अरे, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा पति बनने के बाद पिता भी बनना होगा। उसने डॉक्टर के यहाँ से घर लौटते समय रास्ते में मिठाई खरीदी और पड़ोस के हर एक घर में बंटवाई। अगले दिन ऑफिस में दोस्तों का भी मुंह मीठा करवाया। जुगनी ने अम्मा को फ़ोन करके खुशखबरी दी तो उधर की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी, देखा ना मेरे कर्म कांडों का असर। अगर यह सब मैं न करती तो तुम्हें जीवन भर बांझ औरत होने का ताना खुद अपने ससुरालियों और पति से सुनना पड़ता। अब तेजेंद्र को उस ऑफिस वाली रखैल को छोड़कर वापस तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। जीजा और कमलेंद्र की ओर से भी शुभकामनाएं आईं। महीने और साल गुजरते गए। पहला बेटा होने के कोई 5 वर्षों बाद दूसरी संतान बिटिया के रूप में हुई। तेजेंद्र ने एक आदर्श परिवार का निर्माण किया। वह जिस तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दौर में जी रहा था, उसमें उसने अपने बलबूते पर एक अच्छे इलाके में अपने लिए एक घर लिया, एक कार खरीदी और ज़रूरत के अधिकतर सामान इकट्ठे किए। घर में कीमती सामान इकट्ठे करके जुगनी पूरे मोहल्ले में इतरा रही थी और पड़ोस वाले दिनेश जी, राय साहब व चौधरी साहब के बराबर अपनी हैसियत होने का वहम पाल रही थी। पर उफ, तेजेंद्र के साथ सबसे बुरी बात यह हुई कि छोटी बहनों में दूसरे नंबर की बहन मीठी की अचानक मौत हो गई। डॉक्टरों ने कभी उसे क्षय रोग की दवा दी तो कभी निमोनिया की, कभी उसे पीलिया से ग्रस्त बताया गया तो कभी थैलीसीमिया से। दरअसल उसे तो कोई बीमारी हुई ही नहीं थी, बस भावुक होने की वजह से सदमे में रहने लगी थी कि अब क्या होगा।
2 बेरोजगार भाइयों और 2 अनब्याही बहनों तथा एक परित्यक्त स्त्री के परिवार का बेड़ा पार कैसे होगा। बड़े भाई ने अपनी जिम्मेदारियों से बहुत पहले ही किनारा कर लिया था। तेजेंद्र भी अपनी पत्नी के दबाव में उनके लिए कुछ भी कर पाने में असमर्थ था। यहाँ तक कि उनसे मिलने की युक्ति भी नहीं कर पाता था। जुगनी उसे बात बात में लांछित करती रहती थी। अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले मीठी ने खुद फ़ोन करके तेजेंद्र से निवेदन किया, भैया आप तुरंत मेरे पास आ जाइए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। आप आ जाएंगे तो मुझे ढाढ़स मिलेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। तेजेंद्र ने उसे दिलासा दिया, मैं यहाँ तुम्हारी भाभी से इजाज़त लेकर शीघ्र आने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। पर उसे तो बेहद डर लग रहा था कि अगर उसने बीमार मीठी से मिलने जाने के लिए जुगनी से कुछ कहा तो वह झगड़ा फसाद करने पर उतारू हो जाएगी और उसे किसी कीमत पर वहाँ नहीं जाने देगी। सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने और दहेज के स्कूटर को वापस लेने के मुद्दे पर झगड़ने लगेगी। लेकिन अफसोस कि इसके पहले वे जुगनी से इस बारे में बात करता, अगले ही दिन मीठी की तबीयत बिगड़ गई और उसके दिल की धड़कन रुक गई। तेजेंद्र को फ़ोन पर खबर मिली कि मीठी नहीं रही। वह बेहद आहत हुआ। मीठी के अंतिम शब्द थे, कोई बड़ा आदमी घर में नहीं है, क्योंकि जब वह अंतिम सांसें ले रही थी ना तो पिताजी घर पर थे ना ही गजेंद्र। कमलेंद्र भाई साहब की उपस्थिति होने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। बस उसकी बड़ी और छोटी दोनों बहनें नंदिनी और रोशनी तथा तेजेंद्र का छोटा भाई प्रेमेंद्र ही उपस्थित थे। कमलेंद्र और तेजेंद्र तथा छोटा भाई गजेंद्र उसकी अंत्येष्टि में मौजूद हुए। कमलेंद्र का परिवार अंत्येष्टि के और दूसरे क्रियाक्रम में शामिल होने के लिए बाद में आया, जबकि तेजेंद्र की पत्नी जुगनी मीठी के शव के पास बैठकर घड़ियाली आंसू बहाती रही। जुगनी के बड़े भाई शांताराम ने अंत्येष्टि के बाद के कर्मकांडों में पहुंचने का नाटक किया, जबकि उसके माँ बाप ने एक दिन पहुंचकर वहां अपनी मौजूदगी दर्ज की। अम्मा ने जुगनी को एक कोने में ले जाकर उसके कान से अपना मुंह सटा लिया। देखा जुगनी, आगे आगे होता है क्या, तेरी ससुराल में बचे कुचे लोगों का भी सफाया जल्दी ही होने वाला है। मैं अपने कर्म कांडों के बल से खुद डायन बनकर लोगों के जीवन से खेल सकती हूँ, यह मेरा दावा है। सारी दुनिया में उथल पुथल मचा सकती हूँ। तब जुगनी ने मुस्कुराकर अम्मा को शांत रहने की सलाह दी। जवान और अनब्याही बहन के निधन पर भाई बहन और सगे संबंधी सभी व्याकुल थे। तेजेंद्र पश्चाताप की आग में जलता रहा। काश मैं मीठी के बुलाने पर समय से पहुंच गया होता तो इस अनिष्ट को रोका जा सकता था। बहरहाल जब वह सारा कर्मकांड पूरा कराकर वहां से वापस मुंबई पहुंचा तो जुगनी का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। उसने मुंबई पहुंचते ही अपने जवान हो रहे बेटे अनुग्रह के कान भरकर उसे अच्छी तरह पढ़ा लिखा दिया था कि तुम्हारे चाचा बुआ तुम्हारे पापा के टुकड़ों पर पल रहे हैं और तुम्हारे पापा अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा उनके खर्चे के लिए हर माह भेज देते हैं। अनुग्रह को लगा कि उसका हक उसके चाचा बुआ मार रहे हैं, सो वह अपने पिता की न केवल पूरी तरह अवज्ञा करने लगा बल्कि उनसे बदतमीजी से पेश भी आने लगा। जुगनी ने पता नहीं किस तरह उसे भड़काया कि एक दिन में सारी हदें लांघ गया और उसने अपने पापा पर हाथ उठा दिया। तेजेंद्र अपने बेटे की मार खाकर शर्म से जार जार हो गया। उसका जी कर रहा था कि वह खुदकुशी कर ले, पर उसके सामने तो घर की जिम्मेदारियां थीं जिन्हें वह पूरा करके ही इस दुनिया से कूच करेगा। वह छत पर चला गया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वह विषम परिस्थितियों से बेहद डर गया। अब उसे ऐसी स्थिति से बचना चाहिए ताकि वह अपने बेटे की हिंसा का शिकार ना हो। पर जुगनी तो उसकी हालत देख मन ही मन खुश हो रही थी। उसने झट अम्मा को फ़ोन लगाकर इस बारे में जानकारी दी। आज तेजेंद्र को हमने बेबस व लाचार कर दिया है। कितनी अच्छी बात है कि अनुग्रह मेरा साथ दे रहा है और उसने आज अपने बाप की पिटाई भी की है, पर वह बेहया अपनी हरकत से बाज आने वाला नहीं है। वह अभी भी अपने भाई बहनों के लिए बेचैन है। अम्मा खुशी से चहक उठी। जुगनी, अभी कल मैं देवी मैया के दर्शन करने गई थी। मैंने उनसे मांगा था कि वे जल्दी से जल्दी मेरी जुगनी की ज़िंदगी संवार दे। आहा, मैया की कृपा तत्काल हो गई है। देखना, अब तो गिनती के कुछ दिनों में आबाद हो जाएगी। कोई भूचाल आएगा जिसमें तेजेंद्र और उसके परिवार वाले मीठी की तर्ज पर बिना वजह कुत्ते की मौत मरेंगे और तो तेजेंद्र की मिल्कियत पर राज करेगी। यह तुझसे मेरा वादा है। अम्मा से बातचीत बंद होते ही जुगनी का भाई शांताराम, जिसने पड़ोस में ही मकान ले रखा था, आ धमका। दरअसल तेजेंद्र के किसी पड़ोसी ने उसके घर में हो हल्ला सुनकर उसे जाकर बता दिया था कि तेजेंद्र और जुगनी के बीच आजकल खूब ठनी हुई है और ऐसे मौके का मज़ा लेने के लिए तुम्हारा वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। सो शांताराम ने आते ही चुटकी ली। मेरे इशारे पर सही जा रही हो जुगनी। कुछ समय पहले जब तेजेंद्र के भाई बहन भी आए हुए थे, मैंने देखा था कि अनुग्रह अपने चाचा बुआओं से बड़े प्यार और इज्जत से पेश आ रहा था। मुझे अनुग्रह को उनके इतना करीब पाकर बेहद डहा हो रही थी।
तब मैंने तुमसे कहा था कि जुगनी, तुम्हें अपने बच्चों के मन में ऐसी उलझुल बातें डालनी होंगी कि वे अपने चाचा बुआओं से घोर नफरत करने लगे। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है कि तुमने मेरे सबक पर अमल किया। अनुग्रह ने अपने बाप की पिटाई करके मेरे मन को बहुत ठंडक पहुंचाई है। वह तो उसका दुश्मन बन गया है। अब देखना, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम कुछ ही समय में फलने फूलने लगोगी। तब जुगनी ने शांताराम के कान में फुसफुसाकर कहा, वो मुआ तेजेंद्र ऊपर कमरे में खुद को बंद करके शोक मना रहा होगा। दरअसल वह अपने भाई बहनों से मोबाइल पर बात कर रहा होगा। वह उनसे छिप छिप कर बात करने से कभी बाज नहीं आएगा। अत्यंत उपेक्षित और अपमानित होकर तेजेंद्र छत पर बने अलग कमरे में रहने लगा था। जुगनी अपनी अम्मा से पाठ पढ़कर उसे मानसिक रूप से और भी प्रताड़ित करने लगी थी। जैसे वे नीचे की मंजिल पर किसी काम से आता, वे ताने देने लगती, अपनी रसोई भी ऊपर ही कर लो, नीचे अपनी मनुष्य शक्ल दिखाने क्यों आ जाते हो। तब अनुग्रह भी व्यंग करने से बाज नहीं आता, लेकिन मन से तनिक भावुक बेटी रचना, जो अपने भाई से 5 साल छोटी थी, बड़ी सहानुभूति से पापा को देखती, पर मम्मी के डर से उसे पक्ष में कुछ भी ना बोल पाती। वह सशंकित होती कि मम्मी उसकी शिकायत नानी अर्थात अम्मा से न कर दें। तेजेंद्र का मन दुनिया से उचटता जा रहा था। पत्नी ने तो उसे औरत का सुख कभी दिया ही नहीं, बेटे ने भी उसका दिल खूब तोड़ा, जबकि उसने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी। अपनी पैतृक विरासत और रिश्तों से भी वह दूर होता जा रहा था। एक दिन शाम को ऑफिस से लौटकर उसे अचंभा हुआ। उसने नीचे की मंजिल में झांककर देखा कि जुगनी की अम्मा, भाई शांताराम और जीजा दोनों ड्राइंग रूम में आकर जमे हुए हैं। पता नहीं वे कब आए और क्यों। उसने छिपकर उनकी बातें सुनी। उसे यह जानकर अत्यधिक क्षोभ हुआ कि वे सारे उसे येन केन प्रकारेण किनारे लगाने की साजिश रच रहे हैं। वह बेहद रुआसा और संजीदा हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ससुराल वाले ही नहीं, खुद उसकी पत्नी भी उसे किनारा करना चाहती है। मानसिक तनाव से उसका सिर फटने लगा। ब्लड प्रेशर से दिल में दर्द भी होने लगा। तब उसने सिरदर्द की गोली ली और छत पर जाकर दरवाजे पर सांकल चढ़ाया और ज़मीन पर ही लेट गया। लेटे लेटे उसने सीलिंग फैन की ओर देखा। फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने से ही मेरी दैहिक मानसिक अशांति का शमन होगा, पर उसने आखिरकार अपने कदम वापस खींच लिए। अभी तो बेटे अनुग्रह को उच्च शिक्षा दिलानी है और जवान हो रही बिटिया की शादी करनी है। अभी मुझे तो आत्महत्या का ख्याल तक नहीं लाना चाहिए, अन्यथा लोग क्या कहेंगे कि इसने अपनी ज़रूरी जिम्मेदारियां तक नहीं निभाई। फिर जैसे उसने सीढ़ियाँ उतरने के लिए ज़मीन से उठने की कोशिश की, वह संभल नहीं पाया और बेड पर ही निढाल लुढ़क गया। शायद ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया था। सुबह जब देर तक तेजेंद्र का दरवाज़ा नहीं खुला तो जुगनी ने शांताराम को बुला भेजा। वह मुआ अभी भी नींद के खुमार में ऊपर बेड तोड़ रहा है। उससे पूछो कि उसे ऑफिस जाना है या नहीं। जुगनी लगातार भुनभुनाती जा रही थी, लेकिन कई बार जोर जोर से आवाज़ लगाने और दरवाज़ा पीटने पर भी जब तेजेंद्र की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो जुगनी ने ताना कसा, लगता है उसे नींद की गोली खा रखी है। आखिरकार शांताराम ने दरवाज़ा पड़ोसियों की मदद से तोड़ दिया। अंदर प्रवेश कर जब उसने बेड पर पड़े तेजेंद्र का बदन हिलाया तो उसमें कोई हरकत नहीं हुई। वहाँ खड़ी जुगनी ने फिर चुटकी ली, यह तो ऐसे ही घोड़ा बेचकर सोता है। शांताराम ने उसकी नाड़ी टटोली और सीने पर हाथ रखा तो वह एकदम हड़बड़ा उठा। अरे, इसकी तो सांस ही नहीं चल रही। तब तक पड़ोस के डॉक्टर हितेश भी आ चुके थे। उन्होंने तेजेंद्र की जांच की और सिर झुका लिया। ही इज़ नो मोर, ही डाइड ऑफ अ सिवियर हार्ट अटैक। जब शांताराम ने जुगनी को आंख मारकर कुछ गुप्त इशारा किया तो उसने माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालते हुए रोने का नाटक शुरू कर दिया। जब तक मोहल्ले वाले शोरगुल सुनकर इकट्ठे होते, जुगनी झट रुमाल पानी से भिगोकर आंखें पोंछते हुए दहाड़े मार मार कर रोने लगी। ज़मीन पर हाथ पटक पटक कर चूड़ियाँ तोड़ी, मांग में लगा सिंदूर मिटाया। उसकी अम्मा को उसके इस सिद्धहस्त व्यवहार को देख बड़ा अचंभा हो रहा था कि उसकी बेटी तो उससे भी बढ़िया नौटंकी कर लेती है। पूरे 13 दिनों तक चलने वाली तेजेंद्र की अंत्येष्टि प्रक्रिया के समापन के बाद ताज़ी जानकारी यह है कि जुगनी के जीजा स्थायी तौर पर मुंबई में बस चुके हैं, तेजेंद्र द्वारा जमाई गई गृहस्थी में। अम्मा ने भी वहाँ पक्का डेरा जमा लिया है, जबकि तेजेंद्र के बड़े भाई कमलेंद्र, जिनकी जुगनी पर विशेष कृपा थी, का आना जाना लगा रहता है। जुगनी अपने रचे हुए इस नए संसार में बेहद खुश नजर आ रही थी। ऐसे लग रहा था मानो बुराई ने अच्छाई को निगल लिया हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।